तो गाइस आज का हमारा लेक्चर है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं दैट डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन जिस तरफ वो फ्लो करेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसको डिटरमिन करते हैं। यानी कि ये अगर हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है वो किस ऑर्डर में चलेगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है कितनी दफ़ा चलेंगी और किस कंडीशन के तहत वो स्टेटमेंट चलेंगी, आया कि वो एक तरतीब में चलेंगे या फिर कुछ स्टेटमेंट्स को ये स्किप कर देगा या फिर कोई कंडीशन बार बार रिपीट होगी, कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगी, ये हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन तरह की होती है। सबसे पहले आ जाती है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, दूसरी आ जाती है इसके बाद सिलेक्शनल और तीसरी होती है हमारे पास रेपिटेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसके नाम से ही ज़्यादा सीक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस एक सीक्वेंस में चलता है, जैसे हमारा प्रोग्राम लिखा गया होता है उसी तरतीब से चलता है। एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट चलती है, ना ही इसमें कोई रेपिटेशन होती है और ना ही कोई स्टेटमेंट स्किप की जाती है। यानी कि किसी स्टेटमेंट को छोड़े बगैर और किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार रिपीट किए बगैर ये ऊपर से लेकर नीचे तक जिस तरतीब में लिखा जाता है, जिस सीक्वेंस में लिखी जाती है हमारे पास स्टेटमेंट, प्रोग्राम हमारे पास जिस स्टेटमेंट में जिस तरतीब में लिखा जाता है उसी तरतीब में चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक। किसी भी स्टेटमेंट को ना ही ये छोड़ता है ना ही किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करता है। सीक्वेंस ये हमारे पास सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आ जाता है सिलेक्शनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इसके नाम से जाहिर है क्योंकि सिलेक्शनल यानी कि हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास सिलेक्ट होनी चाहिए, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास चलनी चाहिए और कौन सी नहीं चलनी चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। हम एक फैसला करते हैं कि भाई कौन सी स्टेटमेंट चलेंगी कौन सी नहीं चलेंगी, किसी कंडीशन के तहत। किसी कंडीशन के तहत हम किसी भी कंडीशन को देखते हुए हम डिफरेंट पाथ क्रिएट कर लेते हैं। यानी कि अगर ये कंडीशन हमारे पास एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है, ये भी हमारे पास इनको हम जो हम सिलेक्शनल यानी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन तरह के कीवर्ड होते हैं, इफ, एल्स इफ और एल्स। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। हमारे पास अब दो तरह के सिलेक्शनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, एक सिंपल इफ एल्स होगा और दूसरा हमारे पास आ जाता है इफ एल्स इफ एल्स। यानी कि एक में सिर्फ इफ और एल्स होगा, दूसरे में हमारे पास आ जाता है इफ, उसके अंदर दरमियान में एल्स इफ जितनी बार यानी कि जितने आपने डिसीजन लेने हैं और इसके अलावा आपके पास एक एल्स होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर की। जो इफ एल्स स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ एक ही कंडीशन के तहत चलता है। यानी कि अगर हमने सिर्फ एक कंडीशन यूज करनी है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी। इसका जो सिंटैक्स होता है हमारे पास ये होता है, सबसे पहले लगाते हैं इफ के बाद ब्रैकेट्स के अंदर लगाते हैं कंडीशन। यानी कि अगर मैं चाहता हूं मैंने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो मैं इफ के बाद कंडीशन लगाऊंगा। अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाएंगी, इफ के बाद कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, तो इसके बाद जो मैंने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा डेलीमीटर्स के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरे पास कौन से स्टेटमेंट, तो मेरे पास एल्स वाली स्टेटमेंट चलेंगी। अगर इफ के अंदर वाली कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो सा इफ के बाद है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। यानी कि मैंने एक नंबर इनपुट करवाया और मैंने कंडीशन लगा दी है, अगर ये नंबर मेरे पास 18 से बड़े है तो ये फिर ये 18 से बड़ा है, एज रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, यानी कि 18 से बड़ा है तो आप ये वैलिड हो, नहीं तो फिर आप वैलिड नहीं हो। तो मैं लगा देता हूँ इफ कंडीशन पे लगा देता हूँ ए, यानी कि मेरे पास एज है तो मैं कह देता हूँ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो सा इसमें पहला मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड है ये चल जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड। एल्स का मतलब यानी कि 18 से छोटा ही होगा, अगर वो एल्स यानी कि फॉल्स हो गया, मेरे पास पहली कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब वो 18 से छोटी है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ एल्स स्ट्रक्चर। जब हमने एक से ज्यादा कंडीशन हो हमारे पास तो हम इफ एल्स को यूज करते हैं एक से ज्यादा कंडीशन के लिए।
तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि हम इफ में कंडीशन देते हैं, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्लॉक ऑफ कोड ये वाला चल जाएगा, इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये नहीं लिखी, अगर ये वाली कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो गई तो मैं क्या करूंगा, एल्स इफ वाला स्ट्रक्चर, एल्स इफ के अंदर कोई कंडीशन दे दूंगा। एल्स इफ के अंदर कंडीशन अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, एल्स इफ के अंदर वाला। अगर मैंने इससे ज्यादा कंडीशनें लगानी है तो मैं एक और एल्स इफ इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, एल्स वो वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी। यानी कि जितनी मुझे कंडीशन देनी है मैं उतनी दफा एल्स इफ यूज कर लूंगा। एक तो इफ के अंदर कंडीशन दूंगा, अगर वो ट्रू हो गई तो इफ वाला स्ट्रक्चर चलेगा, अगर वो ट्रू ना हुई तो एल्स इफ वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एल्स इफ, अगर एल्स इफ वाला ये वाला ट्रू हो गया तो ये वाला चलेगा, अगर इसके बाद मैंने कोई एल्स इफ लगाया होगा ये ट्रू ना हुआ तो वो वाला ट्रू हो गया तो वो चलेगा। जितनी दफा एल्स इफ वाली कंडीशन लगाऊंगा तो वो उतनी दफा ही चलेगा। ठीक है, अगर इनमें से ना मेरे पास इफ वाली कंडीशन ट्रू हो ना मेरे पास एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये क्या करेगा, एल्स के अंदर जो लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स के अंदर जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये हो गया हमारे पास सिलेक्शनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शनल के बाद हमारे पास हो जाता है रेपिटेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। रेपिटेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड होगा, यानी कि स्टेटमेंट्स की जो हमारे पास तरतीब होगी, एक स्टेटमेंट हमारे पास सेट होगा उसको हमने बार बार रिपीट करवाना हो तो हम रेपिटेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। एक ही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने बार बार रिपीट करवाना हो तो हम रेपिटेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन जब तक ट्रू रहती है, जब तक ये उस कंडीशन को, उस स्टेटमेंट को ये रिपीट करवाता रहता है, उस सेट ऑफ स्टेटमेंट को ये रिपीट करवाता रहेगा जब तक मेरी वो कंडीशन ट्रू रहेगी। ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे पास वाइल, पहले हमारे पास फॉर लूप होता है, दूसरा हमारे पास आ जाता है वाइल लूप हो जाता है, तीसरा हमारे पास आता है डू वाइल लूप। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप के अंदर क्या होता है, जब तक हमें मालूम हो कि हमने ये लूप इतनी दफ़ा चलाना है, यानी मैं चाहता हूं मेरे पास 10 दफ़ा ये लूप चलना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर लूंगा, उस इंटीजर को 1 वैल्यू देकर मैं उस इंटीजर की वैल्यू 10 तक इसको बढ़ा दूंगा ताकि ये 10 तक, जब तक ये वैल्यू 10 तक रहेगी, जब तक ये मेरे पास लूप रिपीट होता रहेगा। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हम ये लूप कितनी दफा चलेगा, यानी कि जब हमें पहले से ही मालूम हो, यानी कि मुझे पता है अगर मैंने ये लूप 10 दफा चलाना है, 10 दफा चलाना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक इंटीजर लूंगा, उसको इनिशियल वैल्यू दे दूंगा, फर्ज किया मैं 1 दे देता हूं, और फाइनल वैल्यू में दे देता हूं जब तक इसकी वैल्यू, यानी कि मैं चाहता हूं 10 दफा चले तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल वैल्यू 1 दे दूंगा और मैं कह दूंगा जब तक ए 1 से लेकर 10 तक है तब तक ये लूप चलता रहे और ए में 1 का इंक्रीमेंट करे। यानी कि पहली दफा ए की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू मैंने 1 दी तो ये 1 दफा 1 को लेकर ये लूप चलेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, 1 देकर इसके बाद ये क्या करेगा, 1 का इंक्रीमेंट भी कर देगा साथ, यानी कि अभी ए की वैल्यू 1 से 2 हो चुकी है। लूप चलेगा, लूप दोबारा देखेगा, ये इधर आएगा, ये देखेगा ए की वैल्यू 2 थी, 2 फाइनल वैल्यू मैंने 10 दी थी, 10 से छोटा है या 10 के बराबर, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलता रहेगा। यानी कि ये जब तक चलेगा जब तक फाइनल वैल्यू मेरे पास 10, जब तक मेरी ए की वैल्यू फाइनल वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आ जाता है फॉर लूप के बाद आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कब तक चलता है, ये जब तक चलता है जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहती है। इसमें हमें पता नहीं होता लूप कितनी दफा चलेगा क्योंकि इंक्रीमेंट पे डिपेंड करता है, हमने इंक्रीमेंट कितना दिया हुआ है वो हमें पहले से पता भी नहीं होता कितनी कब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा सीक्वेंसेस आ जाती हैं, सीक्वेंसेस में अनतरतीब, यानी कि एक नंबर तरतीब से बढ़ रहा है, एक एकदम तेज़ी से बढ़ता है, जैसे स्केयर वाली वैल्यू अचानक से तेज़ी से बढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कितनी दफ़ा ये लूप चलेगा। तो व्हाइल लूप इस वजह से लगाते हैं, यानी कि जब तक मैं चाहता हूँ, मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ स्केयर की सीक्वेंस बनाता हूँ, एक्स स्केयर की, यानी कि पहला वैल्यू मेरे पास 1 होगी, दूसरी 4 होगी, तीसरी मेरे पास 9 होगी, इसके बाद मेरे पास 16 होगी। तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि जब तक मेरे पास लूप की वैल्यू 121 नहीं आ जाती, जब तक ये चलता रहे। 121 होते ही मेरे पास कंडीशन फॉल्स कर जाए तो ये लूप ना चले। इसका सिंटैक्स क्या होगा, व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल के अंदर कंडीशन दे देंगे, कोई ना कोई एक कंडीशन देंगे और मैं कह दूंगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है जब तक मेरा ये लूप चलता रहे। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या, ब्लॉक ऑफ कोड जो हम बनाएंगे उसके अंदर हमें साथ के साथ इंक्रीमेंट भी करना होता है। जो हम जिस वेरिएबल पे हमने कंडीशन लगाई है, जिस वेरिएबल पे हमने कंडीशन लगाई है उसमें कोई ना कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करना होता है। अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करोगे तो ये लूप लगातार चलता ही रहेगा, ये लूप लगातार चलता ही रहेगा। जो आपने ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आपने कोई ना कोई इंक्रीमेंट देना होता है। जैसे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, फर्ज किया ए पे लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ जब तक जो मेरे पास ए है वो ग्रेटर देन ना हो जाए 5 से, तब तक ये लूप चले। ठीक है, जब तक ए की वैल्यू 5 से बड़ी रहेगी, छोटी रहेगी
जब तक ये वैल्यू ट्रू रहेगी तो ये चलेगा, यानी कि ए की वैल्यू 5 से बड़ी रहेगी तो ये चलेगा। जैसे ही 5 होगी या 5 से नीचे जाएगी तो ये मेरा लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके लिए मैं चाहता हूँ इसके, क्योंकि अब ये वैल्यू छोटी होगी तो ये फॉल्स होगा, इस वजह से मुझे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, यानी कि ए को मैं कम करता जाऊंगा। या तो ए माइनस माइनस लगा देता हूँ, यानी कि ए कम करे, या फिर जिस कंडीशन के तहत आप कम करना चाहते हो उस कंडीशन के तहत कम कर लो। यानी कि आपने जो कंडीशन लगानी है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जरूर करना है ताकि कंडीशन फॉल्स हो। कंडीशन फॉल्स होगी तो भी लूप तो ही लूप स्टार्ट रुकेगा हमारा, नहीं तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम ये मेरे पास चलता ही रहेगा। अगर आपने कंडीशन लगाई है जब छोटा, यानी कि छोटा, जब तक इससे छोटा ना हो जाए, जब तक इससे छोटा ना हो जाए, बल्कि ये बड़ा ना हो जाए तब तक चलेगा। जब तक ए की वैल्यू 5 से बड़ी रहेगी तब तक चलेगा, छोटी होते ही ये क्या होगा, लूप चलना बंद हो जाएगा। हाँ, इसमें डिक्रीमेंट लगेगा। अगर मैं लगा देता ए की वैल्यू 5 से जब तक छोटी है तब तक चले, तो मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा, इसमें क्या इंक्रीमेंट कर दूंगा, ताकि फर्ज क्या मैं कहता हूँ ए की वैल्यू पहले 1 थी, तो अब ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, दोबारा जाएगा, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक ये 5 से कम रहेगा, लूप चलता रहेगा। 5 के इक्वल हो गया, 5 से बड़ी हो गई तो ये लूप क्या करेगा, एग्जीक्यूट होना कम बंद हो जाएगा, यानी कि रेपिटेशन मेरे पास रुक जाएगी। ये जरूरी नहीं इसमें इंक्रीमेंट एक का ही करना होता है, ये तो मुख्तलिफ कंडीशन में वो करता है। मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाओगे आपको पता लगेगा कि भाई मुख्तलिफ कंडीशन के तहत ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही होती है। यानी कि हम एक कंडीशन लगा देते हैं, जब तक ये इससे कम है या इससे छोटा है, इससे कम है तो ये चले, या फिर इससे बड़ा है तो ये चले, या इसके इक्वल हो जाए तो ये चले। और जो आपने इसमें वेरिएबल की वो लगानी, लिमिटेशन लगानी है, इस पे आपने वो लगानी है, कंडीशन लगानी है, उसको वाइल से बाहर ही आपने डिफाइन करना होता है। यानी मैंने ए पे कंडीशन लगाई है तो मुझे ए से वाइल से पहले ही मैं इसको डिफाइन करूंगा, यानी कि ए इज इक्वल टू 5 या ए इज इक्वल टू मैं 1 कह देता हूँ, 2 कह देता हूँ, 0 कुछ भी कह देता हूँ, तो ये मुझे इससे पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है, डू वाइल लूप सेम काम करता है वाइल की तरह। ठीक है, जो वाइल में काम करता है, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक ये चलेगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा काम करता है। वाइल लूप जैसे काम करता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक चलेगा, ठीक है, लेकिन डू वाइल लूप से एक एक्स्ट्रा काम करता है, वो ये कि अगर हमारे पास कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स हो गई तब भी ये एक दफा तो लूप चलेगा, एक दफा तो ये लूप चलेगा, एक दफा तो वो काम करेगा जो हम डू को कहेंगे, ये वो काम करेगा। ठीक है, और वैसे ही उससे एक दफा ज्यादा एग्जीक्यूशन करते हैं, एक दफा ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटैक्स ये है डू, इसके अंदर ये हम काम लिख देंगे, जो ब्लॉक ऑफ कोड हमने एग्जीक्यूट कराना चाहता है, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे पास ये बार बार रिपीट हो, वो हम दे देंगे। ठीक है, वो लिख देंगे, उसके बाद कंडीशन लगा देंगे। यानी कि सबसे पहले हमने डू के अंदर काम लिखा है तो डू चलेगा, डू के अंदर जो लिखा होगा ये वो काम करेगा, फिर वाइल को देखेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा इसको चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये दोबारा नहीं चलेगा। ठीक है, वाइल जैसे करता है भाई, कंडीशन ट्रू है तो वो रेपिटेशन करता रहता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रिपीट होना बंद हो जाता है। ठीक है, और जो डू वाइल है ये क्या करेगा, एक दफा तो जो डू के अंदर काम लिखा गया है इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, एक दफा जो डू के अंदर काम लिखा गया है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, और जैसे ही वाइल पे जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा डू के अंदर जाएगा, दोबारा ये डू के अंदर जो लिखा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, वहीं पे लूप को स्टार्ट कर एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। तो ये थे हमारे डू वाइल लूप। ये मैंने इनका बेसिक तारुफ करवा दिया, ये कैसे होगा। अब इनके जो प्रोग्राम है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।